हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम रेलवेज के लिए ऑन हो चुके हैं और इस तरह ऑन हुए हैं कि अब हमारा काम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए बिना ऑफ होने वाला नहीं है। शुरुआत ऐसी चीज से कर रहे हैं जो यूट्यूब पर आज तक कभी किसी ने नहीं की। बात करने का मतलब समझिए, लोग लेबल पे चले जाते हैं, डेफ्थ चीजों में घुस जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना, उस पर कोई काम नहीं करता। आज हम शुरुआत बेसिक से ही कर रहे हैं और उसके बाद कल परसों में आपके सामने हमारा धमाकेदार जो वीडियो है वो मेजरमेंट और यूनिट का शानदार वीडियो आपके सामने आके पूरा बल्क में एक वीडियो आपके सामने आके तैयार हो जाएगा। लेकिन आज वो चीजें बताने जा रहा हूं जो पूरे सिलेबस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, आपको पूरे सिलेबस में ये चीजें काम आएंगी। आज मैं ऐसी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। लाइव हमारा सेशन है। सेशन को शेयर एक बार कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, है ना, बच्चे यहां पे जोड़ दीजिए। बाकी बच्चे आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक, हमने बहुत बेसिक से जो चीज चालू की है दोस्तों, ये है बेसिक कैलकुलेशंस का। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। बच्चों को बहुत परेशान किया पिछली रेलवे की वैकेंसीज में जिन चीजों ने, मैं उनको लेकर बात कर रहा हूं। एक तो ग्राफ, बच्चों को ग्राफ कैसे रीड करने होते हैं, फिजिक्स में ग्राफ्स को कैसे समझना होता है, आज की क्लास में मैं आपको ग्राफ के बेसिक्स बताऊंगा। दूसरा, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के जो फॉर्मूलों में अप्लाई होते हैं रिश्ते, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल रिवर्स प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन अप्लाई होता है पेपर्स में, क्वेश्चंस में, प्रोपोर्शनल और रिवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल और रिवर्स प्रोपोर्शनल का जो लागू होता है, अप्लाई होता है रिलेशन, उसकी हम बात करेंगे। मेनली ये दो चीजें हमें आज की क्लास में सीखनी है। उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, उससे पहले बेसिक कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी का। यहां देखिए, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की मेंटेलिटी में नहीं होता, मेरा काम है। देखिए, सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव के बाद गुणा करना। दशमलव के बाद गुणा करने में क्या होता है कि बच्चा गुणा तो कर लेता है, मल्टीप्लाई तो कर लेता है, लेकिन जो पॉइंट कहां लगाना है, इसमें अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी, इवन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी इस जगह गलती करते हैं। तो मैं आपको ऐसी चीजें आज लेकर आया हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है 35, मैंने पहला एग्जांपल लिया है 35 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.5 से। ठीक है, ध्यान से देखना, 35 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.5 से। तो ये देखना है कि दोनों तरफ जितने नंबर छोड़कर डेसिमल है, उत्तर में आपको उतने ही नंबर छोड़कर, बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलेगी, टकाटक, टेंशन मत लो, बिल्कुल काम की बात करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। एग्जाम का समय है, धांसू समय है, धांसू ही काम होगा, ध्यान दो। तो अगर 35 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने देखा कि साहब जो 3.5 एक पॉइंट छोड़ के दशमलव है, तो हमने टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अगर दोनों तरफ, ध्यान दो, अगर दोनों तरफ एक एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल है दोनों तरफ, तो एक पॉइंट इधर का, एक पॉइंट इधर का, आप आंसर में दो छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं बेटा। आपको भले ही लगेगी कि साहब ये क्या बिल्कुल बच्चों जैसी चीजें बता दी हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हर बच्चे को ये चीजें नहीं आइडिया। बच्चा गलती कर बैठता है, बच्चा लुट बैठता है, बच्चा बर्बाद हो बैठता है यहां पे। ठीक है, इसके बाद 0.35 और 3.5, यहां देखो 0.35, यहां पे दो छोड़ के पॉइंट है और इधर एक छोड़ के पॉइंट है, तो उत्तर में आपको तीन छोड़ के पॉइंट लगाना है बच्चों। और इसी तरह अगर 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो दो इधर वाले, आपको उत्तर में चार छोड़कर डेसिमल लगानी है। आपको उत्तर में चार छोड़कर क्या लगानी है, डेसिमल। अभी मैं पीडीएफ और अटैच कर रहा हूं इसके अंदर, बने रहिएगा। सेशन को शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच इस मेहनत को पहुंचाना है। ये मेहनत खुद के हाथ से की गई है, आपके लिए की गई है, मुझे पूरा यकीन है। ये वाला
मुझे पूरा यकीन है कि ये मेहनत बच्चों तक बहुत शानदार तरीके से पहुंचेगी, बच्चे बहुत सारा प्यार भी देंगे। बुक पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहां पे हमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम थोड़ा सा रुकिएगा, चीजें मुझे लगता है दिख भी रहा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे ये जरूर बताना आप, ये प्रॉपर आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जरूर बताना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये लिखा हुआ था एक्चुअली मैंने, और लिखने के बाद वहां से चीजें मैंने ये डाली हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार बता दीजिएगा आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डार्क बोर्ड को और बाकी चीजें करवाऊं, ठीक है। बहुत काम काम की चीजें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ये आपने, ये तो मेरा ट्रिक पहले भी पढ़ा होगा, 10 की पावर का, 10 की पावर्स की ट्रिक तो आपने पहले भी हमारी देख ही ली होगी, उम्मीद है मुझे, मैं बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पावर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज क्वेश्चंस ऑफ ग्राफिकल इक्वेशंस। चलिए एक बार बोर्ड सेट हो जाए, फिर धमाकेदार तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ क्या, हाँ इसको इसको एक बार देखना, दिख रहा है क्या ये, या फिर बोर्ड हल्का सा डार्क कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये तो प्रॉपर दिख रहा था, ये तो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। चलो काम चल रहा है अभी, बाकी आगे अच्छा तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर दशमलव में अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट छोड़कर, अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, दोनों तरफ या एक तरफ जितनी छोड़कर पॉइंट है, जितने नंबर छोड़कर पॉइंट है, आंसर में हमें उतने ही संख्या छोड़कर पॉइंट मैनेज करना है, ठीक है। बिल्कुल ब्राइटनेस सेट करवा रहे हैं। अब बात मल्टीप्लिकेशन की करेंगे। पावर का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो याद रखना, अगर बेस सेम है, याद रखना कि अगर बेस क्या है बेटा, अगर बेस सेम है, अगर क्या है, बेस सेम, बेस सेम का मतलब ये बेस सेम है, और अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्या कर रहे हो, दोबारा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने कर ली, हाँ ठीक है। तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 से गुणा करना है, 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, है ना। अगर आपको 10 की पावर 3 को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है तो जोड़ेंगे। अब जोड़ने में क्या हुआ, 3 को जोड़ा -2 में, तो बताओ क्या हो गया, प्लस का 1 बच गया। इसी तरह अगर आप भाग दे रहे हैं ए की पावर m के अंदर a की पावर n का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो बताओ m में से n घट जाएगा, यानी 10 की पावर 2 में 10 की पावर 3 का भाग दे रहे हो, तो बताओ 2 में से 3 घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा तो आपका उत्तर रहा। अगर 10 की पावर a की पावर m में भाग लगाना है a की पावर -n का, तो वही काम करना है, घटाना है, तो बताओ m में से -n घटाओगे तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो आपके पास 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -3 बराबर, ये हो गया 10 की पावर 5। मान लीजिए आपको भाग देना है 10 की पावर 7 में, भाग देना है 10 की पावर -9 का, तो बताओ a की पावर m अपॉन a की पावर n है माइनस में, तो बताओ ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बताओ ये आपस में, बताओ ये बन गया, ये जुड़ गए आपस में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें आनी ही चाहिए, एग्जाम में आनी ही चाहिए, आती हैं एग्जाम में, कैलकुलेशंस में आती हैं, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की यहां पे बात करी है। अब मैं आपसे बात करूंगा बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद, मैं बात करूंगा प्लस और माइनस की। ये बड़े काम की चीज है। पावर तो लोग मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं पावर को, लेकिन पावर को जो सेट करना होता है, पावर को जो प्लस माइनस करने होते हैं, जैसे 10 की पावर 6 में जोड़ना है किसको, 10 की पावर 8 को, ये बड़ी चीजें हैं। 10 की पावर 6 में 10 की पावर 8 जोड़ना है, तो अब क्या करेंगे आप ध्यान रखना, जब भी पावर्स को जोड़ना हो या घटाना हो, तो आपको लोअर पावर को कॉमन लेना होता है, लोअर पावर को आपको ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। 10 की पावर 6 को आपने बाहर ले लिया, 10 की पावर 6 का भाग गया एक बार, और 10 की पावर 6 का 10 की पावर 8 में भाग लगाना है, तो बताओ भाग लगाएंगे तो घटा देंगे, बताओ 8 में से 6 घटाया 2 बची। 10 की पावर 2 को 100 बोलते हैं, 100 में जोड़ा 1, इसका उत्तर है 101 गुणा 10 की पावर 6, 101 गुणा में 10 की पावर 6,
ठीक है। इसी तरह अगर 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 4 घटाना है तो आपने 10 की पावर 3 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक बार गया माइनस में, बताओ 10 की पावर 3 का भाग लगाया 4 में, तो मैंने कहा घटा देना है, जब भाग लगाना है 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 में से 1 गया माइनस का, तो उत्तर आया -9 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि -9000। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आपके पास a की पावर m और उसकी पावर n है, आपके पास आ गया 10 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 10 की पावर 12। क्लियर। जैसे 10 की पावर 2 की पावर 3 है तो 10 की पावर 6, 10 की पावर -3 की पावर 3 है, यहां क्या होता है वही मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -3 की पावर 2 है। ये इस जगह बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि माइनस वाली तो प्लस हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये पावर है, पावर प्लस नहीं होती है ना, नंबर होता ना, ध्यान देना, 10 की -10 का स्क्वायर करते तो ये प्लस में 100 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 10 की पावर -3 है, ध्यान रखना ये नंबर नेगेटिव नहीं है, ये पावर नेगेटिव है, नंबर पॉजिटिव ही है। 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे 2 3 6, 10 की पावर -6, 10 की पावर 2 का 4 करेंगे 10 की पावर 8। ठीक है, अब चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं पावर्स को लिखना। मान लीजिए आपके पास 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान देना है आपको, मैं बता देता हूं आपको ये काम की चीज, कि अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है 10 की पावर 3 और आपको इसको नंबर में लिखना है, तो 1 के पीछे उतनी जीरो लगा दो जितनी पावर है ना, 1 के पीछे उतनी जीरो लगा दो जितनी पावर है। ध्यान रखना है पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर है तो 1 के पीछे पावर के बराबर जीरो लगाने हैं, 1 के पीछे पावर के बराबर क्या लगा देने हैं, जीरो, 1 के पीछे उतने जीरो लगा देने हैं जितनी पावर है। उतने जीरो लगाने हैं जितनी पावर है। ठीक है, अब मैं नेगेटिव पावर को खोलूंगा ना, यहां आएगा मजा, देखो 10 की पावर -3 नेगेटिव पावर के पास काम करो। फिर मैं ग्राफ की बात करूंगा, बने रहना सेशन में, जुड़े रहना सेशन में। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, मैं पसंद आऊं तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया हो तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 10 की पावर -3, बेटा 10 की पावर -3 को हम क्या, ये माइनस में पावर है, तो बताओ इसको क्या करना है, मैं नीचे ले जाऊंगा तो 1/10 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। 10 की पावर 3 को लिखने के लिए 1 के पीछे 3 जीरो लगा दोगे, ये भी चलेगा। इसके अलावा 10 की पावर -3 को दशमलव में जब भी लिखना हो, तो मैं आपको फिर ट्रिक बता रहा हूं, माइनस में अगर पावर है, माइनस में अगर पावर है तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जीरो लिखते जाना है, जीरो लिखते जाना है, और जितनी पावर है, जितनी पावर है उस नंबर पर 1 लिख देना है, उस नंबर पर क्या लिख देना है, 1 लिखना है। जैसे समझो मेरी बात, 10 की पावर 3 है माइनस में, तो पहले पॉइंट लगाना है, जीरो लिखते जाना है, 0 0, और जितनी पावर है ना उतने नंबर पर, यानी तीसरे नंबर पर 1 लिख देना है जाके। ये हर बच्चे को नहीं आता, हर बच्चा नहीं जानता, हर बच्चे के हाथ में ये चीज नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना है 10 की पावर -6, तो आप क्या करेंगे, इसको 1/10 की पावर 6 लिख दें तो भी चलेगा, इसको 1/1 2 3 4 5 6 ये लिख देंगे तो भी चलेगा। और इसी को अगर बताओ दशमलव में लिखना है तो क्या करेंगे, दशमलव में लिखना है तो जीरो पहले लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, पॉइंट से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जाके क्या लगा दो, 1 लगा दो, 6 नंबर पे जाके 1 लगा देना है। आगे जीरो लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आगे की जीरो से नो चेंज, आगे की जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे की जीरो से कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर। तो मुझे बताओ कि ये पावर्स के बारे में जो बात हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव पावर को लिखने का जो तरीका है, मान लीजिए आपको कह दिया 3 गुणा 10 की पावर -6, अब इसको क्या करें, तो इसका मतलब 10 की पावर -6 में आपको 3 देर मैनेज करना है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 0 0 0 0। अब बताओ, समझना मेरी बात को, कि आपको अब ये 1 आएगा, इससे गुणा होगा ये कितनी बार, 3 बार, तो एक्चुअली यहां 3 हो जाएगा, बाकी 0 0 0 0 रहेगा, तो 0.0000003
है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही छठवें नंबर पे क्या लिख दो, 3 लिख दो। लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में बेसिक कैलकुलेशन, रेलवे की एग्जाम में जहां टाइम इज द की, वेयर टाइम एंड एक्यूरेसी, रेलवे में जो एक्यूरेसी है वो आपकी स्केलिंग में, आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक्यूरेसी के लिए, कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी के लिए और किसी भी तरह के डर से आजादी पाने के लिए कैलकुलेशन पे काम करना जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता, प्रोपोर्शनल रिवर्स प्रोपोर्शनल। देखिए क्या होता है, कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें चीजें समानुपाती होती हैं, उनको कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, समानुपाती का डायग्राम कैसा होता है और समानुपाती का ग्राफ। एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये ध्यान देना। अब दोस्तों जो जिसके साथ जिस तरह के रिलेशन में दिख रहा है, देखो ध्यान दो, के जो है उसके सामने m सीधा दिख रहा है और v जो है स्क्वायर में दिख रहा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा समानुपाती है द्रव्यमान के, है ना, और गतिज ऊर्जा स्क्वायर में समानुपाती है किसके, है ना, किसके समानुपाती है, वेग के। अब ध्यान रखने की चीज ये है कि भाई समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब है A इज प्रोपोर्शनल B। इसका मतलब है कि भाई साहब आप B को दुगना करोगे तो A दुगना, B को आधा करोगे तो A आधा। इसका मतलब B को जितना करोगे A उतना। इसका मतलब अगर A1 को A2 कर दोगे तो B1 B2 हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है कि साहब द्रव्यमानों का अनुपात, मासेस का रेशो, दो अलग अलग द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है, तो आपसे पूछा जाएगा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। अब हमें इस बात का पता है साहब कि जो गतिज ऊर्जा का जो रिलेशन है मास के साथ वो समानुपाती है, और समानुपाती है तो समानुपाती का मतलब है जितना अनुपात इसका रहेगा उसका अनुपात, उस वही अनुपात किसका रहेगा बेटा, गतिज ऊर्जा का रहेगा 3:4 है। आपसे कह दे कि साहब द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया, द्रव्यमान को 6 गुना कर दिया, तो भैया ये गतिज ऊर्जा भी 6 गुना ही होगी, क्योंकि रिश्ता किसमें है, समानुपाती में है। और समानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, दोनों के बीच हमेशा सरल रेखीय। तो इस सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखकर आप हमेशा समझेंगे कि ये समानुपाती का रिश्ता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, समानुपाती का रिश्ता है। ठीक है, इसके बाद अगर वर्ग समानुपाती है, A इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, तो याद रखना है इसका मतलब A1 अपॉन A2, इसमें बदलाव जो आएगा ना वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि भाई साहब B को अगर आप दुगना करोगे तो उसके स्क्वायर के बराबर A होगा, यानी B को अगर आप आधा कर दोगे तो स्क्वायर के बराबर फर्क A पे पड़ेगा। समानुपाती है, रिश्ता दोस्ती का है, लेकिन स्क्वायर में है। और जब जब समानुपाती का ग्राफ बनता है, ये ध्यान देना है, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे B का मान बढ़ रहा है A के मान में ग्रोथ ज्यादा है। देखो B का मान स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन A बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्लियर, ये समानुपाती और स्क्वायर में। अब जैसे गतिज ऊर्जा का वेग के साथ है, मैं आपको कह दूं वेग को 3 गुना कर दें तो स्क्वायर में है, तो बताओ गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी बच्चों, 9 गुना। मैं कहूं वेग को आधा कर दें, आधा, तो बताओ गतिज ऊर्जा स्क्वायर में गतिज ऊर्जा कितनी, 1/4। इससे जो रिश्ता निकलेगा वो निकलेगा A1 अपॉन A2 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको वेगों का अनुपात दे दे, अगर आपको क्वेश्चन दे दे दो वाहनों के वेगों का अनुपात, वेलोसिटीज का रेशो, दो व्हीकल्स की वेलोसिटीज का रेशो 4/5 है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो बताइए। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो स्क्वायर में है। तो बताओ 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, उत्तर आएगा कितना, 16/25, 16/25 आंसर काइनेटिक एनर्जीज के रेशो का हो जाएगा। बात दिमाग में बैठ रही है, नहीं बैठ रही मुझे बताओ, समझ रहे हो बात। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का क्या कनेक्शन है कि फॉर्मूला देखना है आपको, सीधा कुछ नहीं देखना, केवल फॉर्मूला देखिए। जैसे और ले लीजिए, है ना, प्रतिरोध का लंबाई के साथ, चालक तार की लंबाई के साथ रेजिस्टेंस का R इज प्रोपोर्शनल टू L रिश्ता है। तो अगर लंबाई को 3 गुना करेंगे साहब तो प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा, लंबाई को 5 गुना करेंगे रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि कैसा है रिश्ता, समानुपाती।
अगर मैं आपसे कहूं दो लंबाइयों का अनुपात 4:5 है, दो अलग अलग चालक तार हैं, दो अलग अलग वायर है और उनकी लंबाइयों का रेशो 4:5 है, तो बताओ उनके प्रतिरोधों का रेशो कितना होगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 4:5 ही होगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता किसमें है बेटा? समानुपाती में रिश्ता, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट बी। ठीक है, मैं बात करूंगा इसकी, है ना, A1/A2। मैं एग्जांपल सारे ले लूंगा अपॉन रूट में। भाई रूट का मतलब है रिश्ता रूट में है। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बड़े ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा ग्राफ किस तरह का होगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान देना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लोलक की लंबाई, लोलक पेंडुलम, पेंडुलम का आवर्तकाल, लोलक का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल का फॉर्मूला ध्यान देना। लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर 2π√L/G। ये L क्या है? लोलक की लेंथ है। अब लोलक की लेंथ के साथ आवर्तकाल का रिलेशन किसमें हो गया? बोलो √L। √L का मतलब है रिलेशन कैसे हो गया, है ना, मेजरमेंट से पहले कैलकुलेशन जरूरी है सर्वेश यादव। ठीक है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू √L, इसका मतलब T1/T2 होगा, तो रिश्ता निकाला जाएगा √L1/√L2 से। अब इसका मतलब इसको जितना बढ़ाओगे घटाओगे ये उसके रूट में बढ़ेगा घटेगा। मान लो मैंने आपसे कहा कि लंबाई को 4 गुना कर दें, तो भाई साहब आवर्तकाल √4 का मतलब है 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, अगर लंबाई को 3 गुना कर दें तो आवर्तकाल √3 गुना हो जाएगा, यानी 1.73 गुना हो जाएगा। मैं आपसे कहूं दो अलग अलग लोलक हैं, दो अलग अलग पेंडुलम है और उनकी लंबाइयों का जो अनुपात है, उनकी जो लेंथेज है ना, उनकी जो लंबाइयां हैं, उनकी लंबाइयों का जो रेशो है या उनकी जो लंबाइयां हैं वो जो है क्या कहते हैं, आपसे एक मिनट, वो 9 और 16 है। तो बताओ उनके आवर्तकाल का रेशो क्या होगा? ठीक है, लंबाई जो है L1 9 है और L2, एक लोलक की लंबाई 9 मीटर है, दूसरे लोलक की लंबाई 16 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि साहब इनके टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा, तो साहब लोलक की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? आपको रूट में लेना पड़ेगा। 3/4 आपका करेक्ट क्या बनेगा? आंसर बनेगा। और ये पूरी फिजिक्स में लागू है, ऐसा नहीं है कि केवल ये फॉर्मूलों पर, जब जब जहां जहां आपको जैसा जैसा रिश्ता दिखे, समानुपाती पे A1/A2 बराबर B1/B2 फॉर्मूला बनाओ। मेरे ऊपर क्या है? मेरे ऊपर कहां? मेरे ऊपर। तो ध्यान देने की बात यह है कि स्टिकर शर्ट पे लगा हुआ है क्या? अच्छा, तो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे। जहां समानुपाती का रिश्ता है, जहां ये रिश्ता दिख रहा है सिंगल घात में m के साथ, है ना, जहां पर सिंगल पावर दिख रही है वहां समानुपाती का रिश्ता है, जहां पे स्क्वायर दिख रही है वहां वर्ग समानुपाती का रिश्ता है। तो जहां पे समानुपाती का रिश्ता है वहां A1/A2 बराबर B1/B2 लगा दो। जहां पे स्क्वायर में दिख रहा है वहां A1/A2 बराबर V1²/B2² बना दो। ठीक है, जहां पे रूट में रिश्ता दिख रहा है, रूट में, जहां पे देखो रूट में दिख गया ये, है ना, रूट में जहां पे रिश्ता दिख गया, रूट में रिश्ता दिखते ही बना दो A1/A2 बराबर √B1/B2। ग्राफ पूछ ले, ग्राफ बता दो, सिंपल पूछे सिंपल बता दो, एग्जामिनर जो कहे। ठीक है, अब हम अगली चीज जो देखने जा रहे हैं, A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B। 1/B का मतलब है उल्टा है, उल्टे का मतलब A1/A2 जो आएगा वो B2/B1 के बराबर आएगा। ग्राफ इस तरह का बनेगा, ग्राफ में झुकाव थोड़ा कम होगा, झुकाव कम होगा जब आप A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B² का ग्राफ बनाएंगे, तो B² वाले ग्राफ में जो झुकाव है वो ज्यादा होगा। ठीक है, A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B वाले में झुकाव कम होगा और A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B² वाले में कम होगा। अब दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो प्रतिरोध का, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R का जो रिश्ता है क्षेत्रफल के साथ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के साथ जो है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A है। तो जब इन दोनों का रेशो निकालेंगे, जब इन दोनों में बदलाव पता करेंगे, तो याद रखना R1/R2 बराबर होगा A2/A1। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आप क्षेत्रफल को दोगुना करोगे तो इसका उल्टा होगा प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध क्या होगा? 1/2 गुना होगा, उल्टा उल्टा चलेगा रिश्ता। क्लियर हो गई बात? इसी तरह यहां पे रिश्ता है 1/B² में। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व वाला बल पढ़ा होगा, वहां पे फॉर्मूला पढ़ा होगा Gm1m2/r²।
तो इसका मतलब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का दूरी के साथ कैसा रिश्ता है, गुरुत्वीय बल का दूरी के साथ रिवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर में रिश्ता है। तो आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, F1 अपॉन F2 बराबर R2, उल्टा करोगे R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब कभी भी आपसे कहे कि भाई साहब अगर दूरी जो है दुगनी कर दी जाए तो पहली दूरी को R1 मान लो, दूसरी दूरी को 2R1 मान लो। दुगनी कर रहे हैं तो 2R1 मानेंगे, 2R1 का स्क्वायर किया तो ये तो 4R1 हो गया, है ना। तो बताओ इसका मतलब पता चल गया कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर इसको दुगना करेंगे, इसको आधा करेंगे तो आधे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और 1/4 आधे 1/4 किया तो इसको उल्टा करोगे तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो सिंपल सी अगर हम बात करें, हर क्लास पर नंबर लिखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर इसको आधा किया तो आधे का स्क्वायर 1/4, 1/4 को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिश्ता किसमें चल रहा है बेटा, वर्ग समानुपाती में चल रहा है। रिश्ता जो है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी ये व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। जैसे हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा, R इज प्रोपोर्शनल टू L, समानुपाती है तो हमने फॉर्मूला बना दिया लंबाई के साथ R1 अपॉन R2 अपॉन लंबाई बराबर L1 अपॉन L2। इसी तरह क्षेत्रफल के साथ तो हमने उल्टा रिश्ता है, समानुपाती में है तो व्युत्क्रमानुपाती में है, सिंगल पावर में है तो हमने क्या कर दिया R1 अपॉन R2 बराबर A2 बाई A1, ठीक है। और उसके बाद हमने जब पूरा फॉर्मूला बनाया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है। अब तो R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालोगे और मान लो दोनों ही चीजों को चेंज कर रहा है तो बताओ लंबाई के साथ समानुपाती है तो इसका तो लिखोगे L1 अपॉन L2, और क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती है जिसको लिखोगे A2 अपॉन A1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रेलवे में है पूछे जा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस और समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के क्वेश्चंस को हैंडल करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस करवा चुका। अब मान लो मैं फॉर्मूला दे दिया आपको, ध्यान दो, मैं आपको दे दिया P बराबर, एक फॉर्मूला ध्यान दो, P बराबर m इंटू वी। ये होता है संवेग मोमेंटम बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप फॉर्मूले बनाओगे, समानुपाती कौन कौन है, देखो सीधा सामने दिख रहा है समानुपाती है और ये भी समानुपाती है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बना दोगे P इज प्रोपोर्शनल M, द्रव्यमान के साथ ये रिश्ता, और P इज प्रोपोर्शनल V। अगर द्रव्यमान को परिवर्तित कर रहा है तो उसके साथ भी समानुपाती का रिश्ता है और वेग के साथ भी समानुपाती का। जैसे ये बना तो इसका मतलब है आप फॉर्मूला कहीं पे भी काम में ले सकते हो, P1 अपॉन P2 बराबर M1 अपॉन M2। इसी तरह वेग के साथ ले सकते हो, P1 अपॉन P2 बराबर V1 अपॉन V2। यहां से क्या क्लियर होगा, यहां से ये क्लियर होगा कि भाई साहब अगर मैं कह दूं कि अगर द्रव्यमान को दुगना कर दूं, द्रव्यमान को 5 गुना कर दूं तो समानुपाती है, समानुपाती है ये 5 गुना, तो बताओ संवेग भी कितना होगा, 5 गुना होगा। किसी भी फॉर्मूले में आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले में, कहीं होकर आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं होकर। जैसे आपसे पूछा जाता है I बराबर धारा बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आपसे कहे कि साहब रेजिस्टेंस को मैं तिगुना कर दूं, रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं, रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं, 3 गुना। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का इसके साथ रिश्ता किसमें है, बोलो, रिवर्स प्रोपोर्शनल है साहब, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको अगर आप 3 गुना करेंगे तो उल्टा है, उल्टा, तो ये कितना होगा, 1/3 गुना। ऐसे नहीं मैनेज हो रहा है तो ये समझो व्युत्क्रमानुपाती में रिश्ता है, तो I1 अपॉन I2 बराबर R1 अपॉन R2 होगा, सॉरी उल्टा, R2 अपॉन R1। क्लियर। अब अपने को ध्यान देना है कितने गुना होगा, अपने को क्या निकालना है, I2। तो ध्यान दो, I1 अपॉन I2 बराबर, वो क्या कह रहा है, प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया, मतलब नया वाला प्रतिरोध पिछले वाले के 3 गुना है, 3R1, और पिछला वाला कितना था, R1। तो आपसे पूछा जा रहा है R1 से R1 गया, तो मुझे बताओ I2 का मान क्या आया, I2 का मान पिछली वाली के 1/3 आ रहा है, देख लो। तो चाहे कैलकुलेशन कर लो चाहे लॉजिक लगा लो, भाई आपसे क्या पूछ रहा है, नई धारा कितने गुना होगी, तो पुरानी वाली के कंपैरिजन में निकालेंगे तो प्रतिरोध R2 जो लिया है वो पिछले वाले का 3 गुना है, तो उसको हमने लिख दिया 3R1। पिछला वाला R1 है, पिछली वाली धारा I1 है, नई वाली धारा हमें पता करनी है। R1 से R1 गया और I1 के नीचे 3 गया, इसका मतलब साहब नई वाली जो करंट आ रही है वो पिछली वाली की 1/3 है, नई वाली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो पिछली वाली की 1/3 है। किसी भी फॉर्मूले पे लगाओ बेटा, किसी भी फॉर्मूले पे, कहीं दिक्कत नहीं करेगा, किसी भी फॉर्मूले पे। फुल फास्ट वर्जन में हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना, और एग्जांपल्स भी खूब सारे लेंगे, आगे चल के बहुत काम करना है। चलो
यहां से मैं आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूं, ये तो थ्योरी क्लास में मेजरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा पहले। पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10, देखो 10 की जो घातें हैं ना वो बच्चे को याद नहीं रहती, एग्जामिनर में कहीं पे भी दे देता है मेगा जूल, मेगावाट, किलोवाट, नैनो जूल, पीको जूल, माइक्रो जूल, नैनो कूलाम, पीको कूलाम। किसी भी भौतिक राशि के नाम के आगे नैनो, माइक्रो, पीका, गेगा, टेरा, किलो, है ना, ये सब लगा देता है, तो बच्चे को याद नहीं रहता साहब। तो हमने याद कराने के लिए 10 की पॉजिटिव घातों को अगर याद करना है तो आप ट्रिक पढ़ेंगे, डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। ये बहुत पढ़ाता हूं मैं, और इस ट्रिक का जन्मदाता मैं ही हूं, ठीक है। पहला रिकॉर्डेड वीडियो उम्मीद है परसों आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेकू का मतलब डेका 10 की पावर 1, हेकू का मतलब हेक्टो 10 की पावर 2, की का मतलब किलो 10 की पावर 3, मेगी का मतलब मेगार गीगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, है ना। टेस्टी का मतलब है टेरा 10 की पावर 12, पर का मतलब है पेटा 10 की पावर 15, और एक्सीलेंट का मतलब है एक्सा 10 की पावर 18, ठीक है। और आगे जेटा योटा भी पढ़ सकते हो, जेटा 10 की पावर 21 और योटा 10 की पावर 24, ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन 18 तक में काम हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव पावर पढ़नी है तो डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम, बहुत इजी ट्रिक है। डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15, और एटो एटम बम है ना 10 की पावर -18। उसके बाद जेप्टो योक्टो 10 की पावर -18 और -24 भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 10 की पावर कहां काम में आती है, मैंने आपसे कह दिया कि मेगा जूल, मेगा जूल का मतलब क्या है, तो जूल का मतलब एनर्जी, कितने जूल, मेगा जूल, 1 मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 जूल। समझ गए बात। आपसे मैंने कहा मिली वोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट का मतलब बात वोल्टेज की कर रहा है, मिली का मतलब है 10 की पावर -3 वोल्ट। मैंने कहा 10 की पावर -3 को लिखने का एक और तरीका है, आप पॉइंट लगाओ 001, है ना, जितने नंबर पे दशमलव है, जितने पावर है उतने नंबर पे आपको जाके क्या लगा देना है, वी लिख देना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे सामने जो चैलेंज होता है वो क्या होता है, पावर्स को बदलना। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक माइक्रो कूलाम में कितने मिली कूलाम होंगे, एक मिली जूल में कितने मेगा जूल होंगे, एक पीको वाट में कितने कितने मिली वाट होंगे, एक सेंटीग्राम में कितने कितने डेसीग्राम होंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो देखो मैंने कहा है जैसे माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, 1/10 की पावर 6 लिख दिया, 10 की पावर 6 को हिंदी में 10 नंबर में लिखेंगे तो पीछे 6 लगा देंगे, और अगर दशमलव में लिखना है तो मैंने पहले ही कह दिया जितने नंबर पे जितनी पावर है उतने नंबर पे जाके दशमलव के बाद 1 लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट नैनो जूल की बात करेंगे, वही 10 की पावर -9, अगर आपको दशमलव में लिखना है तो 10वें नंबर पे जाके क्या लगा देंगे, है ना, 9वें नंबर पे जाके 0.1 लगा देंगे, ठीक है। सुरेंद्र कुमार यादव कह रहे हैं सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। सर्वेश यादव कह रहे हैं सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो फिर भी लोग लाइव कम क्यों हैं। अरे ये वो हैं जिनको पता नहीं है मैं इधर हूं, मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे तो बहुत हैं और भीड़ लगेगी देखना आगे, ठीक है। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ये ट्रिक से याद आएगा, ट्रिक याद रखोगे तो याद हो जाएगा। मिलीग्राम 10 की पावर -3 होता है। अब बात यह बच्चे को पता है किलोग्राम 10 की पावर 3 है, मिलीग्राम -3 है, बच्चा बदल नहीं पाता कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम। तो आप ट्रिक एक याद करेंगे, जिसको बदलना है बटा जिसमें बदलना है। बदलना किसको है, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, मतलब किलोग्राम को बदलना है मिलीग्राम में, तो किलोग्राम को लिखेंगे ऊपर, मिलीग्राम को लिखेंगे नीचे, बस। बाकी तो काम आसान है, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होते ही पावर आपस में जुड़ जाएगी, उत्तर हो जाएगा 10 की पावर 6। और ध्यान रखना 10 की पावर 6 के बाद जो उत्तर लिखोगे ना, कि भाई पूछ रहा है किसमें बदलवा रहा है, तो यूनिट वही लिखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं मैं यूनिट क्या लिखूं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, और उत्तर में एग्जामिनर क्या करता है, वो लिख देता है 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 किलोग्राम, 10 की पावर 6 मिलीग्राम, 10 की पावर 6, है ना, पिकोग्राम। समझ गए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उत्तर के साथ वो लिखोगे जिसमें बदलना है, बदल के बताओगे। स्मार्ट शंकर, वेरी गुड, भूल तो नहीं गए, अरे भूला मैं किसी को नहीं हूं। चलो एक क्वेश्चन ये करके बताओ, एक नैनो जूल में, एक नैनो वाट में कितने, एक नैनो वाट में कितने माइक्रोवाट, जल्दी से जल्दी बदल दो। ध्यान रखना हमेशा कन्वर्जन यूनिट का यूनिट में ही होगा, कन्वर्जन मतलब शक्ति की यूनिट को शक्ति की यूनिट में बदलवाएगा।
पावर की यूनिट को पावर की यूनिट में, चार्ज की यूनिट, आवेश की यूनिट को आवेश की यूनिट में बदलवाएगा, धारा की यूनिट को धारा की यूनिट में बदलवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कह दे कि साहब 10 किलोग्राम को सेकंड में बदलो। अरे भाई, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। इनका आपस में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन हमेशा होता है एक ही क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में, समझे? तो मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं आज की क्लास को। पीपीटी में शानदार इसकी पैनल पीडीएफ आपके बीके पाठक साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डलवाऊंगा। और परसों का इंतजार करना, परसों मापन मेजरमेंट 4 घंटे का उम्मीद है पूरा आपके रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा। और उसके बाद में एनसीईआरटी के कंटेंट पे काम मैंने चालू कर दिया है, चिल्ड कर देंगे। एक उम्मीद है मेरा प्रयास है कि मैं आपकी 15 से 20 दिन में फिजिक्स पूरी करवा दूंगा थ्योरेटिकल। अब पढ़ आप कितना सकते हो आपके हाथ में है। मैं पूरी तरीके से फिजिक्स सॉल्व करवा दूंगा आपके। हर वीडियो के बाद 1 दिन का टाइम देकर मैं एनसीईआरटी बूस्टर लाऊंगा। 1 दिन में पढ़ लेना, वो मैं तो यही मान के चलूंगा कि आपने 1 दिन में पढ़ ली। बोलो बदलना किसको है? नैनो को, 10 की पावर -9 को। और बदलना किसमें है? माइक्रो में, 10 की पावर -6 में। और ध्यान रखना है, आप उत्तर में क्या लिखोगे लास्ट में, है ना? उत्तर जो आएगा, बदल किस में रहे हो? माइक्रोवाट में, तो इसी में बदलोगे। 1 नैनोवाट में कितने माइक्रोवाट? ठीक है, तो कितने माइक्रोवाट? तो आप बोलोगे 1 नैनोवाट में, 1 नैनोवाट में इतने माइक्रोवाट, इतने माइक्रोवाट। तो उत्तर माइक्रोवाट में आएगा। अब बताओ, 10 की पावर -6 गया, ऊपर प्लस का हो गया, माइनस के में से प्लस के 6 चले गए। बोलो 10 की पावर -3, उत्तर आएगा 10 की पावर -3 माइक्रोवाट। हमने कह दिया। वो पूछ रहा है 1 नैनोवाट में कितने माइक्रोवाट होंगे, हम कहेंगे साहब इतने माइक्रोवाट होंगे, दैट इज द आंसर। ठीक है, फिजिक्स ही पढ़ाई होता है। अरे टेंशन मत लो, पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे। ऑलराउंडर हूं मैं, ऑलराउंडर। अरे मेरा नाम डाल के देख लेना यूट्यूब पे, बीके पाठक, आपको पता चल जाएगा। समझ गए क्या? फिजिक्स और बायो साथ साथ करवा देना। मेरा प्रयास है मैं बॉटनी साथ में साथ लेके चलूं। ठीक है, अब मुझे बताओ 1000 कैसे आया? आई स्मार्ट शंकर, मैंने ट्रिक पढ़ाई थी, जिसको बदलना है बटा जिसमें। और पावर्स को आप यहां से याद करेंगे। पावर्स को याद करने की इससे बेस्ट ट्रिक दुनिया में नहीं है। सारे टीचर यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस ट्रिक का जन्मदाता मैं हूं, है ना? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। उसके बाद नेगेटिव पावर्स में डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। पॉजिटिव पावर कैसे लिखनी है, नेगेटिव पावर कैसे लिखनी है, ये आपको मैनेज करना है। रवि शर्मा बॉटनी का प्रयास है लाइव रखूं, संडे को रखूं, सैटरडे को रखूं, लाइव रखूंगा। प्लेलिस्ट बनवा रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे तरीके से चीजों को एंजॉय करें। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब हम बात ये करेंगे, मेरे दोस्त ने आपसे एलडीसी में पढ़ाया, उसने पूरे क्वेश्चन किए, बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं आज की लास्ट चीज दोस्तों, हाउ टू रीड ग्राफ्स। इस पे ध्यान देंगे, ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ग्राफ में देखो सबसे पहली कुछ चीजें, अगर 2 चीजों के बीच में ग्राफ है तो पहले कुछ चीजों को समझिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बिल्कुल पितृ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ए और बी के बीच में ग्राफ है और ऐसी लाइन दिख रही है, ऐसी लाइन, कई बार ऐसे भी आता है, इसको बोलेंगे क्या? ए और बी के बीच में ग्राफ है और इसको बोलेंगे बी अक्ष के समानांतर, बी अक्ष के समानांतर रेखा। क्वेश्चन ये आता है कि ए द पैरेलल लाइन ऑफ बी एक्सिस। आपसे पूछा जाएगा या कहा जाएगा कि अगर 2 राशियों के बीच में ग्राफ, अगर 2 राशियां ए है, ए को एक्स माना गया है, ए को वाई प्लेन पे लिया गया है, बी को एक्स प्लेन पे लिया गया है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और जो ग्राफ है वो बी अक्ष के पैरेलल आ रहा है। बिल्कुल 2019 की ट्रिक है, ग्राफ जो है वो बी अक्ष के पैरेलल आ रहा है। ध्यान देना क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि ए को वाई एक्सिस पर लिया है, बी को एक्स एक्सिस पर लिया है, एंड द ग्राफ इज द पैरेलल ऑफ बी एक्सिस। ग्राफ बी एक्सिस के समानांतर है। ठीक है, समानांतर का मतलब है भैया ये। तो ध्यान देना, जब भी ये ग्राफ है इसका मतलब ए की वैल्यू शुरुआत से ये थी ये, और बी की वैल्यू बढ़े ही जा रही है, लेकिन ए कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि बी के इस ग्राफ का मतलब होता है कि बी के सापेक्ष ए कांस्टेंट है, बी लगातार बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी ए की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर ग्राफ ए अक्ष के समानांतर है इसका मतलब बी कांस्टेंट है ना? बात समझ में आ गई? जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा वो कांस्टेंट है। क्लियर?
तो इसका मतलब ए के सापेक्ष ए बढ़ता जा रहा है, देखो ए बढ़ता जा रहा है यूं, लेकिन बी जो है ना यहीं के यहीं रखा है, जीरो, ए जीरो था तब भी बी यही था, ए 2 हो गया तब भी बी यही है, बी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। क्लियर? अब ए और बी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन है, ए और बी के बीच में, तो याद रखना है ये समानुपाती, और समानुपाती में फॉर्मूला हमेशा लगाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। ए और a1 a1 और a2 ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इस समय b1 और b2 ये दो वैल्यूज होंगी, इनकी जो वैल्यू है वो बराबर, अनुपात बराबर आएगा, ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का है ना, ज्यादा झुकाव नहीं है, ग्राफ बेंड तो है लेकिन देखो इसमें कम बेंड है, ये देखो एकदम से बेंड है ना, तो अगर कम बेंड है तो एज प्रोपोर्शनल 1/b बनेगा, और अगर ज्यादा बेंड है तो एज प्रोपोर्शनल 1/b² बनेगा। अगर एकदम ऐसे उठ रहा है ग्राफ तो एज प्रोपोर्शनल टू b², और अगर ए और बी उठाव तो है लेकिन इस तरह से है, तो इसका मतलब है एज प्रोपोर्शनल टू √b। क्लियर? ये ग्राफ को पढ़ने की चीजें हैं, ठीक है। अब ग्राफ गलत भी आते हैं, एग्जामिनर आपसे सही ग्राफ पूछता है, गलत ग्राफ पूछता है, और हर ग्राफ की ध्यान रखना, ग्राफ जो होते हैं उनमें मेजर रोल थ्योरी का होता है, ग्राफ के अंदर मेजर रोल, ग्राफ जो है उसके अंदर, अब जैसे अब देखो क्वेश्चन दे देगा आपको, ध्यान देना, क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई साहब विद्युत बल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं, उनका फॉर्मूला है Q1 Q2 आवेश है अपॉन r²। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके साथ रिश्ता कैसा है, रिश्ता है A इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², ये रिश्ता है। तो बताओ इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनेगा एकदम झुका हुआ, ये समझ गए क्यों? क्योंकि ये रिश्ता कौन सा है, A इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², ये वाला। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब कि V इज प्रोपोर्शनल I, विद्युत धारा और विभव और धारा एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों का ग्राफ पूछ रहा है, तो दोनों का ग्राफ पूछ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा भैया, ये बनेगा। मेरी बात समझ गए आप, मेरी बात सीख पाए हैं आप, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ग्राफ को इस तरह बनाएं। अब समझने की चीज है, ये ग्राफ, कई ग्राफ ऐसे हैं जो फिजिक्स में गलत होते हैं, आप उनको कैसे समझेंगे, बट थ्योरी पे कमांड आपकी होना जरूरी है। जैसे ये दूरी का ग्राफ है टाइम के साथ, अब ये देखो दूरी का ग्राफ ये कह रहा है कि साहब जब टाइम 0 था तो वस्तु यहां थी, दूरी इतनी थी, एक सेकंड हुआ तो दूरी यहां आ गई और फिर यहां भी आ गई। अब मुझे बताओ एक ही टाइम पे एक ही वस्तु की दो डिस्टेंस हो सकती है क्या? एक ही टाइम पे एक ही वस्तु की दो अलग अलग लोकेशन हो सकती है? नहीं, तो ये ग्राफ गलत हो गया, एक टाइम पर दो लोकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह यहां पे भी जब ग्राफ बनाओगे, देखो ये मान लो 2 सेकंड है, तो इस समय लोकेशन यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, ये 3 सेकंड है तो लोकेशन यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, तो मुझे बताओ एक टाइम पे दो लोकेशन हो सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये ग्राफ गलत है। आपसे पूछता है कौन सा ग्राफ गलत है, कौन सा ग्राफ सही है, आपको पता रखना होता है। इसी तरह ये दूरी समय का ग्राफ है, दूरी, अब दूरी समय के ग्राफ में देखो ये 0 है, 0 से नीचे ग्राफ नेगेटिव में माना जाता है, और हमें पता है कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर आपकी थ्योरी पे कमांड है कि साहब दूरी की बात चल रही है, दूरी का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दूरी का ग्राफ कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। विस्थापन है, विस्थापन का ग्राफ, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, तो विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, 0 के बाद नेगेटिव हो सकता है विस्थापन, और नेगेटिव अगर विस्थापन हो सकता है तो हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव विस्थापन अगर पॉसिबल है तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है, नेगेटिव विस्थापन पॉसिबल है तो ये ग्राफ पॉसिबल है। तो सेम ग्राफ, ध्यान देना, सेम ग्राफ दूरी विस्थापन में रॉन्ग है, दूरी समय में, डिस्टेंस टाइम में सेम ग्राफ रॉन्ग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में वही ग्राफ आपका क्या है, सही है। अंतर ये है कि क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह याद रखना है कि चाल, स्पीड टाइम ग्राफ जब बनाते हैं आप, स्पीड टाइम ग्राफ में सेम कंडीशन डाल दी आपने, ये है ना, तो फिर ध्यान देना है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो ये ग्राफ कैसा हो गया भाई, रॉन्ग ग्राफ हो गया विद द टाइम, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है,
वेग नेगेटिव हो सकता है। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे और वीटी ग्राफ में ये ग्राफ बना दिया तो ये ग्राफ राइट है। ये ग्राफ क्यों राइट है? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल है। वेलोसिटी वेग जो है वो नेगेटिव पॉसिबल है बच्चों। तो हर ग्राफ का कुछ ना कुछ मतलब है, हर ग्राफ का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। और ग्राफ को मान लो आपसे कह दिया वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ ये। अब मुझे बताओ आपसे क्या कह रहा है, इस आपसे पूछा जाए इस ग्राफ के बेस पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि साहब वेग एक समान है ना, वेलोसिटी एक समान है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ग्राफ टी के पैरेलल है, वेलोसिटी के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा, समान है। दूसरा कह रहा है कि वस्तु स्थिर है। कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ ऐसे चल रहा है, वस्तु स्थिर है। अरे भाई वस्तु स्थिर नहीं है, ध्यान दो, वेग कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है, इसका मतलब वस्तु चल रही है बट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेग चल रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब वस्तु स्थिर नहीं है। तीसरा कह रहा है त्वरण शून्य है, एसिलरेशन 0 है। इसको देखें, त्वरण क्या होता है वेग में? त्वरण क्या होता है वेग में? परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेफरेंस ऑफ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। अब वो कह रहा है त्वरण 0 है। भाई जब वेग में परिवर्तन 0 है तो त्वरण तो 0 होगा ही, और त्वरण 0 होगा तो इसका मतलब है कि साहब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है? बीटी ग्राफ। अगर ध्यान देना, अगर सेम कंडीशन एसटी ग्राफ में दे दी, एसटी दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ, अब इसका मतलब क्या कह रहा है? देखो ध्यान दो, दूरी क्या है? दूरी स्थिर है। दूरी स्थिर है मतलब दूरी बड़ी घट नहीं रही, तो पहला स्टेटमेंट है साहब वस्तु स्थिर है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट वेग शून्य, वेलोसिटी शून्य, बिल्कुल करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट त्वरण शून्य है, बिल्कुल। जब वस्तु गति नहीं कर रही तो शून्य। बात समझ में आ गई? वस्तु स्थिर है, वस्तु विश्राम में है, ठीक है। तो ये ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी पे कमांड होना बेटा जरूरी है। फिर भी कुछ ग्राफ्स के बारे में मैंने आपसे बात करी है कि भैया अगर आपका जो ग्राफ है अगर इस तरह का हल्का बेंड है तो ग्राफ एज प्रोपोर्शनल टू 1/b का रहेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। अगर एकदम स्लाइट एकदम डीप बेंड है यहां पे नीचे गिरता हुआ तो एज प्रोपोर्शनल टू b² है। अगर डायरेक्ट सीधी रेखा है तो कैसा है भाई? 3 समानुपाती में ध्यान रखना है। समानुपाती में एक ग्राफ ये है, समानुपाती में एक ग्राफ ये है, और समानुपाती में एक ग्राफ ये है। आप देखोगे इसमें तो एक अनुपात में बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है लेकिन एकदम तेजी से नहीं बढ़ रहा, और इसमें एकदम तेजी से। तो ये ग्राफ ध्यान देना 3 ग्राफ में हो गया। आपको याद रखना ये ग्राफ एज प्रोपोर्शनल टू b का है, ये ग्राफ एज प्रोपोर्शनल टू रूट b का है, और ये ग्राफ एज प्रोपोर्शनल टू b² का है। दैट्स इट। तो मुझे बताओ आज की क्लास ने आपको कुछ दिया या नहीं दिया? ग्राफ को पहले से माइंड में लेके चलोगे तो ग्राफ कभी परेशान नहीं करेंगे। और अगर ग्राफ्स को लेकर हमेशा दिमाग में डर लेकर बैठे रहोगे, कई बच्चों के माइंड में डर होता है कि साहब मैं तो ग्राफ्स को हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ग्राफ्स को कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो डर डर के घूमते रहते हैं, ठीक है। सब चीजें आपको, आज की क्लास थोड़ा रैपिड फास्ट वर्जन में रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे आज की क्लास आपके लिए बेस्ट एवर क्लास होगी और ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास वो अभी एक पहली क्लास में बस, उसके बाद तो आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इतनी बैक टू बैक क्लास डाल दूंगा, ठीक है ना सर? पहले अरे थ्योरी देखो, मैंने केवल ग्राफ के बेसिक्स आपको बताए हैं कि ग्राफ पढ़ना कैसे है, कब कौन स्थिर माना जाएगा, कब समानुपाती, कब व्युत्क्रमानुपाती, ये बाकी तो थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में पहला टॉपिक आपका मेजरमेंट, अगले टॉपिक में मोशन आ जाएगा, और मोशन में थ्योरी आपके ग्राफ की चालू, वहां भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अगला जो क्लास है बुधवार को मापन यूनिट एंड मेजरमेंट है ना, और ये लगभग 4 आवर की क्लास आपके सामने होगी, थ्योरी है ना। और उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग साथ में आपको दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बीके पाठक साइंस के नाम से है, टेलीग्राम बीके पाठक चैनल टेलीग्राम पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं है ना, अगर आपको पेड बैच अभी से ज्वाइन करना है कंप्लीट थ्योरी वाला, तो पाठशाला क्लासेस, किसी बच्चे को कंप्लीट थ्योरी प्लस नोट्स, कंप्लीट अभी नहीं हुई है, यहाँ पे चल रही है रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट थ्योरी प्लस नोट्स
हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर कंप्लीट थ्योरी और नोट्स, ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो पाठशाला क्लासेस की एप्लीकेशन पर ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए अवेलेबल है फॉर रेलवेज। ये उन बच्चों के लिए है जो वेट नहीं करना चाहते, जो अभी से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, और जो है जिनको जिनको लगता है कि नहीं मैं तो पेड बैच में जा सकता हूं, तो जो जा सकते हैं वो जाए, बाकी यूट्यूब पे आपके लिए चीजें रेगुलर आती रहेंगी। चिंता नहीं करें, मस्त होकर पढ़े, बिंदास होकर पढ़े, विज्ञान की जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। लोग सारे एमसीक्यू करवा रहे हैं, एमसीक्यू बिना थ्योरी पढ़े एमसीक्यूज किसी काम नहीं आएंगे। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक एमसीक्यूज पढ़ना, मैं तो कह रहा हूं पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है, आधे अधूरा ज्ञान लेने जैसा है। आधा अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़िए, पहले बेसिक्स कंप्लीट करिए और उसके बाद एमसीक्यूज पे जाइए। नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। पीपीटी पीडीएफ टेलीग्राम पर अगले 5 से 10 मिनट में आ रही है। ठीक है, क्लियर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा और बच्चों तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा। आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।